नमस्कार, मैं प्राची शर्मा बीएम इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में फैकल्टी के तौर पे काम करती हूँ। साथ में ही मैं रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, जहाँ की मैं ओपीडी में अपनी एज अ साइकोलॉजिस्ट सर्विसेज देती हूँ। आज मैं आप लोगों से ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। इसके बारे में जानना हमें इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 2018 की एक स्टडी थी जिसमें कि 100 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ पाया गया। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि हर 8 बच्चों में से देखा जाए तो एक बच्चा किसी न किसी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित पाया जा रहा है। ये इंडियन स्टडीज़ की रिपोर्ट के आधार पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर हम इसको समय रहते समझदारी के साथ में समझते हुए अगर हम सही कंसल्टेशन के द्वारा अगर उसका निदान कर सकें तो इससे ये जो परेशानी है इसको समय रहते हम दूर कर सकेंगे। हमारे लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसके कारण क्या हैं, उन कारणों को हम समझें, कारणों को हम दूर करने की पूरी तरीके से समय रहते कोशिश करें। इसी तरीके से अगर इंटरनेशनल स्टडीज़ की बात करें तो इंटरनेशनल स्टडीज़ जो है वो जैसे कि यूएसए की एक स्टडी जो कि सीडीसी के थ्रू की गई है, जिसमें कि 2016 की ये स्टडी है। इसमें 8 साल तक के बच्चों के ऊपर जब किया गया ये रिसर्च तो पाया गया कि करीब करीब 8 साल के जो बच्चे हैं उनमें हर 54 बच्चों में से एक बच्चे को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पाया गया, जिसमें कि यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि 2004 में 125 बच्चों में से एक बच्चे को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था। लेकिन अभी जैसे जैसे समय साल बढ़ते जा रहे हैं, अवेयरनेस भी बढ़ी है, बावजूद उसके थोड़ी हमारी जो लाइफस्टाइल है इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ कोई फैक्टर ऐसे होते हैं, कोई ना कोई कारण ऐसे बनते हैं जिसके कारण हमें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के केस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि 2004 के 125 में से 1 चाइल्ड वो रेशियो जो है वो अभी घटकर 54 बच्चों में एक बच्चा उस लेवल तक आ चुका है। तो इसके लिए सबसे पहली हमारी ज़रूरत है कि हम उस बात को समझें और समय रहते उसके कारणों को समझते हुए, उसकी पहचान करते हुए उसका सही समाधान कर सकें, जिससे कि बच्चे को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के सिम्टम्स आने के साथ ही हम सही निदान दे सकें और सिम्टम्स को बढ़ने से रोक सकें। इसके लिए मैं आगे आपसे बात करना चाहूँगी कि कैसे हम लक्षण जो होते हैं उसको हम अर्ली स्टेज पे जितनी जल्दी हो सके हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें और आइडेंटिफाई करने के साथ ही हम उसके लिए सही जगह पे संपर्क कर सकें। सही जगह पर संपर्क मतलब क्या और कैसे हम आगे करें जिससे कि बच्चों के अंदर इसके लक्षण बढ़ना बंद हो जाए। इस पर आज हम आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम ये जानना चाहेंगे यहाँ पर कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, किस तरीके से हम उसकी पहचान अर्ली स्टेज पर कर सकें। अर्ली स्टेज मतलब जब से भी लक्षणों की शुरुआत दिखाई देनी शुरू होती है एक्चुअली, जहाँ पर हम खास करके अगर मैं बोलूँ तो 3 एरियाज़ जो होते हैं, कम्युनिकेशन, स्पीच या लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये कम्युनिकेशन एरिया के अंदर जाते हैं। लेकिन वहीं पे हमारे अंदर स्पीच की डेफिसिट हो या ना हो, अगर कोई बच्चा, अगर जैसे कि हम बच्चों की बात करें तो कोई बच्चा अगर बोलना चाहता ही नहीं है, अगर उसके अंदर स्किल है लेकिन फिर भी उसको सोशल इंटरेक्शन उसको ज़रूरी नहीं लगता और वो सेल्फ सेंटर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में होता है, इसमें अगर हम बोले तो उसका इंटरेस्ट बहुत लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड देखने को मिलता है, जिसमें कि अलग टाइप के बिहेवियर बच्चे करते हैं। जैसा आप लोगों को पहले भी मैं बताई हूँ कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इसका मतलब है कि बच्चों के मस्तिष्क का जब विकास होता है शुरुआत से ही, जबकि वो डेवलपमेंटल पीरियड में होते हैं, उस समय उनके मस्तिष्क के विकास के समय ही कुछ नर्व्स जो होते हैं या अलग तरीके से जो जिनका डेवलपमेंट नॉर्मल ढंग से जो एक टिपिकल डेवलपमेंट किसी बच्चे के ब्रेन का होना चाहिए, मस्तिष्क का होना चाहिए, वैसा ना हो करके कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से या कोई भी और अलग कारण हो सकते हैं जिसके बारे में मैं आगे आपसे चर्चा करूँगी। उन कारणों से
बच्चे के मस्तिष्क में थोड़ी बहुत एबनॉर्मेलिटी, विकास में, न्यूरॉन्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, उसकी जो फंक्शन है वो थोड़े अलग ढंग से विकसित होते हैं। मतलब फंक्शन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो उनकी जो क्रिया प्रणाली है, कार्य प्रणाली, उसमें बदलाव देखने को मिलता है, जिसके कारण उनका इंटरेस्ट, उनकी जो रुचि है, उनका जो हाव भाव है, जो उनका बिहेवियर है, ये बहुत ही अलग ढंग से धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ने के साथ में हमें क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली 3 एरियाज़ हैं जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर हम देखते हैं कि जो अलग ढंग से दिखाई दे रहे हैं। 3 एरियाज़ जो डेवलपमेंट के हैं, जिसमें कि पहला एरिया कम्युनिकेशन है, दूसरा एरिया इंटरैक्शन है और तीसरा एरिया बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है एक अलग ढंग का देखा जाता है। इन तीनों एरियाज़ के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे अभी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है जबकि पेरेंट्स ये समझने लगते हैं कि बच्चा बोलता नहीं है, बच्चे को बोलना नहीं आता है इसलिए बच्चा नहीं बोलता है। लेकिन ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की जो एक विशेषता है वो ये है कि बच्चे ना बोल सकने की प्रोसेस से तो वो जाते हैं, मतलब उनके अंदर ना बोल पाने की एक लिमिटेशन हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं हो कि बच्चा जो है वो ना बोल सके। जब उसको मन होता है, जब उसको अच्छा लगता है किसी से कम्युनिकेट करना, जो कि बहुत सिलेक्टिव कंडीशन में ही देखने को मिलता है, अगर ऐसा कुछ होता है तभी वो बोलते हैं, अपने आप में बोलते हैं। मतलब उनके अंदर स्पीच की एबिलिटी होती है, बावजूद उसके वो बोलने की कोशिश नहीं करते। चूँकि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है तो अगर वो प्रैक्टिस का पार्ट नहीं होती है, अगर बच्चे बोलने की कोशिश करते ही नहीं हैं, तो वहाँ पर उनकी जो स्पीच का डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे रुकने लगता है, स्लो होने लगता है। और वो जो स्लो होने की प्रोसेस है उसमें स्टेप्स, जो माइलस्टोन्स जिनकी हम बात करते हैं कि उम्र के हिसाब से जो नॉर्म्स हैं कि बच्चे को कितने साल, जैसे 1 साल की एज में बच्चे को 6 से 8 सिंगल वर्ड्स तो बोलने आ जाने चाहिए। ऐसी कंडीशन में ये बच्चे करीब करीब 1.5 साल 2 साल के हो जाते हैं लेकिन वो कोई भी शब्द बोलना नहीं चाहते। यहाँ पर उनका लो इंटरेस्ट, ना कि स्पीच का डेवलपमेंट। अगर एक तरीके से कहूँ तो दोनों को हमको साथ में देखने की ज़रूरत होती है और उसी के हिसाब से हमें उनको जितनी जल्दी ये हम पहचान सकें, जल्दी हमको उस पर इंटरवेंशन का काम शुरू करने की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से सोशल इंटरैक्शन की बात अगर हम करें, जो दूसरा एरिया है इंटरैक्शन, जिसमें कि बच्चे जानबूझ करके, जैसा मैं अभी बोली हूँ कि बच्चे बोलना नहीं चाहते, बच्चे अगर ज़रूरत होती है तो वो बोलते हैं जबकि उनको ज़रूरत फील होती है। जब हम उनसे कुछ पूछते हैं तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। वो बहुत ही सिलेक्टिव एरियाज़ में, सिलेक्टिव पॉइंट्स पे अगर हम कहें तो हर जगह ये चीज़ देखी जाती है कि जब उनका मन होगा तो वो बोलेंगे, अदरवाइज़ वो जेस्चर्स के थ्रू, वो भी वेग जेस्चर्स खास करके अगर मैं बोलूँ तो, जो कि बहुत क्लियर नहीं होते, इसमें वो पार्शियल, जैसे कि अगर किसी बच्चे को अपने पेरेंट्स से कुछ रिक्वेस्ट करनी है, कुछ वो कहना चाहते हैं, तो वो मुंह से बोलकर नहीं बोलेंगे, वो हाथ को पकड़कर खींचकर उस डायरेक्शन में उसको, मतलब बच्चा कोशिश करेगा कि वो अपने मदर या फादर को उस डायरेक्शन में लेकर जाए, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसको वो पॉइंट करके बताना कि मुझे क्या चाहिए, या मुंह से बताना, वो ना करके बच्चे पेरेंट्स के हाथ को उस डायरेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं। मतलब पॉइंट तो वो करना चाहते हैं लेकिन उनको वो स्किल ना होने के कारण वो नहीं कर पाते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि इंटरेक्शन किस तरीके से होना चाहिए। क्या बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही हमेशा एक्ट करते हैं या फिर पेरेंट्स भी जो पूछते हैं उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं? ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में हमें समझने की ज़रूरत होती है। तीसरा एरिया, उनका इंटरेस्ट बहुत ही अलग ढंग का दिखाई देता है। नॉर्मली हम ये चीज़ देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो अगर बच्चों को टॉयज़ देते हैं तो टॉयज़ को देख करके बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसको तरीके से, उसको कैसे खेलना है उस ढंग से उसको समझते हुए खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑटिज़म के केस में अगर मैं बोलूँ तो हर एक चीज़ को अपने ढंग से खेलना, मतलब हर एक जो टॉय है या
ज़्यादातर ये भी देखने को मिलता है कि टॉयज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता बच्चों को, उनको एक ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलना या फिर अलग ढंग से अपने किसी भी सामान को, या टॉय भी है उसको भी वो अनयूजुअल ढंग, मतलब जो बिल्कुल अलग ढंग है उस ढंग से वो खेलने की कोशिश करते हैं और अपने आप में इंजॉय करते हैं उसको। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ कि रिपीटेटिव मूवमेंट खास करके अगर बोलूँ तो जैसे कार को ड्रैग करना, कार को पुश करके हम छोड़ सकते हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादातर इस केस में अगर देखा जाए तो कार को पकड़कर ड्रैग करते हैं। दूसरी एक कंडीशन देखने को मिलती है कि बच्चे कार को उल्टा करके उसकी व्हील को मूव करते हैं, व्हील को जितना मुँह घुमाते हैं और बहुत माइनर उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही कुछ अनयूजुअल जो इंटरेस्ट हैं, रिपीटेटिव मूवमेंट या फिर व्हील्स को देखना, स्विचेस ऑन ऑफ करना, ऐसे सारे मूवमेंट जो है वो शुरुआत में अर्ली आइडेंटिफिकेशन में हमको जानने के लिए ये सिग्नल की तरह से काम करते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, बच्चे का इंटरेक्शन करने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट है, और बोलने की जो स्पीड है या बोलने में जो एक तरीके से अगर बोला जाए तो बच्चा जो बोलना चाहता है वो कन्वे नहीं कर पाता, और कन्वे नहीं कर पाने में वो कोशिश करता है, लेकिन अगर वो नहीं बोल पाता वो भी एक वजह होती, लेकिन यहाँ पर बच्चा कोशिश भी डिफरेंट तरीके से करता है जिसकी वजह से सामने वाले को उसकी बात नहीं समझ में आती है। तो आज ये एक छोटा सा मैं बैकग्राउंड आप लोगों को बताई हूँ, जिसमें कि आगे मैं वन बाय वन आप लोगों को इसके बारे में क्या क्या साइन हैं, जो अर्ली साइन हैं बच्चे के बिहेवियर में जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगी इन्हीं तीनों एरियाज़ को लेकर के।